नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अल्फागढ़ में स्वागत है। आज हमारी उत्तराखंड एमसीक्यूज की भाग 4 चलने वाला है। तो आज के प्रश्न देखते हैं और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये नोट करने हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊँ परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना करी गई है वो की गई है 30 सितंबर 1916 को। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊँ परिषद का गठन किया गया है और ये गठन किया गया था नैनीताल में। कहाँ किया गया था? नैनीताल में। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 और डेट क्या है इसकी? 30 सितंबर। अब याद रखिएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आता है कि आखिर किस व्यक्ति द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसमें कई व्यक्तियों का नाम आता है, जैसे गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन जोशी आदि का क्या आता है, इसमें नाम आता है। तो याद रखिएगा, कुमाऊँ परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को कहाँ की गई थी? हमारी नैनीताल में की गई थी। अब इसका जो पहली बैठक हुई थी, कुमाऊँ परिषद की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है मझेड़ा अल्मोड़ा में, और ये उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष कुमाऊँ परिषद की स्थापना की गई है, यानी कि 1916 में। याद रखिएगा कि कुमाऊँ परिषद की पहली बैठक 1916 मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई थी और जो इसका सभापति बनाया गया था वो बनाया गया था नारायण दत्त छिंबवाल को। क्लियर हो गया इतना? ये अधिवेशन नहीं है। अब आते हैं कुमाऊँ परिषद के अधिवेशनों में से। आज अधिवेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अधिवेशनों के भीतर किस किस अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए थे वो भी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के कुमाऊँ परिषद के 6 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 6 अधिवेशन हुए। अगर मैं बात करूँ अधिवेशनों की, तो 1916 में कुमाऊँ परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 1916 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। यानी कि कुमाऊँ परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1917 यानी कि 1917 में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1918 में। तीसरा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1919 में। चौथा जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 1920 में। अब आपको क्या करना है, देखो कुमाऊँ परिषद का 1916 में गठन किया गया, लेकिन अधिवेशन गठन के 1 वर्ष बाद यानी कि 1917 में इसके अधिवेशन शुरू हुए। 1917 से लेकर के 1920 यानी कि 4 अधिवेशन लगातार होंगे। लगातार क्या होते हैं? हमारे 4 अधिवेशन होते हैं। लेकिन 1920 के बाद जो 5वां और 6ठा अधिवेशन आएगा उसमें 3-3 साल का आपको क्या रखना है? गैप रखना है। 3-3 साल का गैप रखना है। कहने का अर्थ ये है कि 1920 के बाद जो 5वां अधिवेशन होगा वो 1923 में होगा और जो 6ठा अधिवेशन होगा वो 1926 में होगा। तो इस प्रकार कुमाऊँ परिषद के कुल अधिवेशन कितने हो जाएंगे? हमारे 6 अधिवेशन हो जाएंगे। अब इन अधिवेशनों में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की है वो देखते हैं। तो देखिए, कुमाऊँ परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1917 यानी कि 1917 में, और इसकी जो अध्यक्षता करी गई है वो करी गई है जयदत्त जोशी के द्वारा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जयदत्त जोशी वही इंसान हैं जिन्होंने 1868 में समय विनोद नाम से अखबार निकाला था, और ये समय विनोद अखबार उत्तराखंड के पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसी समय विनोद अखबार से उत्तराखंड में हिंदी उर्दू पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जयदत्त जोशी ने समय विनोद 1868 में समय विनोद नाम से अखबार निकाला था, और यही समय विनोद उत्तराखंड में हिंदू उर्दू पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। इसी अखबार से माना जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए थे। तो देखो, प्रथम अधिवेशन में क्या काम किए गए हैं कि कुमाऊँ परिषद के लिए इस अधिवेशन में क्या किया गया था कि कुमाऊँ परिषद का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एक प्रचार प्रसार समिति का गठन किया गया था, और इस प्रचार प्रसार समिति की जो अध्यक्ष बनाए गए थे या जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी हमारी लक्ष्मी दत्त शास्त्री ने। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुमाऊँ परिषद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज आपका यहाँ पे कुमाऊँ परिषद पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कुमाऊँ परिषद कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, पहला अधिवेशन हमारा कब हुआ है? 1917 अल्मोड़ा में हुआ है।
अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जयदत्त जोशी के द्वारा की गई है। और इस अधिवेशन में क्या कार्य किया गया था कि जो कुमाऊं परिषद है उसके प्रचार प्रसार के लिए एक प्रचार प्रसार समिति का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हमारा लक्ष्मीदत्त शास्त्री को बनाया गया था। तो पहला अधिवेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आते हैं दूसरा अधिवेशन। देखो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो हुआ है 24-25 दिसंबर 1918 को। ये कब हुआ है हमारा? 24-25 दिसंबर 1918 को, और ये हल्द्वानी में हुआ था। और याद रखिएगा इसकी जो अध्यक्षता करी है वो तारादत्त गैरोला ने की है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई है। अब इस अधिवेशन में क्या कार्य किए गए थे? इस अधिवेशन में जो जंगलात का अधिकार था वो जनता को लौटाने संबंधी एक प्रस्ताव रखा गया। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में जंगलात का अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था? तो याद रखिएगा ये जीबी पंत ने पेश किया था, गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। तो इस अधिवेशन में पहला काम क्या किया गया था? पहला काम तो ये किया गया था कि जो जंगलात का अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? हमारा जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड के अन्य नेता हरगोविंद पंत ने यहाँ पे कूली उतार न उठाए जाने की क्या दी थी? हमें चेतावनी भी दी थी। अब यहाँ पे देखो कुमाऊं में कुछ चीज़ें प्रसिद्ध थी, कुछ प्रथाएं अत्यधिक प्रसिद्ध थी, जैसे कूली उतार, कूली बर्दाश्त, ये आदि प्रथाएं चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज इनको चलाया करते थे। अब ये प्रथाएं होती क्या थी, हम एक एक करके थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कूली बेगार, देखो कूली उतार, कूली बेगार, कूली बर्दाश्त, ये प्रथाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो होता क्या था? कूली बेगार को समझते हैं। पहले कूली बेगार क्या था? देखो जब पहाड़ के लोगों को क्या करना पड़ता था, जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी यात्रा पर आता था तो उनकी यात्रा का सामान ढोना पड़ता था, और ये सामान ढोने के लिए यहाँ के लोगों को ब्रिटिश अधिकारी कोई भी पैसा नहीं देते थे। इसे कहा जाता था कूली बेगार। और कूली बर्दाश्त क्या था? कूली बर्दाश्त में होता क्या था कि जो स्थानीय लोग होते थे वो अंग्रेजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते थे। यानी कि भोजन तो अंग्रेजों को दिया जाता था लेकिन अंग्रेज उस भोजन के बदले किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देते थे। तो इनको कहा जाता है हमारा कूली प्रथाएं या कूली बेगार या कूली बर्दाश्त कहा जाता है। तो हरगोविंद पंत ने यहाँ पे कूली उतार न उठाए जाने पर क्या दी थी? चेतावनी दी थी। कौन से अधिवेशन में? हमारे दूसरे अधिवेशन में। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ है वो हुआ है हमारा 22 से 24 अक्टूबर 1919 कोटद्वार में। और याद रखिएगा कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ है वो तीसरा अधिवेशन है। कोटद्वार हमारा कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। और जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो करी गई है हमारी बी.डी. जोशी द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बी.डी. जोशी द्वारा। अब यहाँ पे देखिए इसकी अध्यक्षता बी.डी. जोशी द्वारा की गई थी। सॉरी, अगर मैं बात करूं कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की तो आपको ये याद रखना है कि गढ़वाल के सर्वाधिक प्रतिनिधि इसी सम्मेलन में थे। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में गढ़वाल के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो गढ़वाल के सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ थे? किस अधिवेशन में थे? हमारे तीसरे अधिवेशन में। और ये जो अधिवेशन था ये स्वयं भी कहाँ हुआ था? हमारा कोटद्वार पौड़ी यानी कि गढ़वाल में हुआ था। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या क्या कार्य किए गए इस अधिवेशन में। एक तो जो जंगलात अधिकार के मांग को यहाँ पे दोहराया गया। जो जीबी पंत ने पहले एक प्रस्ताव रखा था उसकी मांग को दोहराया गया। और यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा गया यानी कि तीसरे अधिवेशन में जो जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया था प्रेम वल्लभ पांडे द्वारा। किसके द्वारा रखा गया है? प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा कूली उतार प्रस्ताव जो रखा गया था वो रखा गया था हमारा मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा। याद रखिएगा ये जो कोटद्वार का अधिवेशन है इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोटद्वार अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसे कहा जाता है तो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता बी.डी. पांडे को कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता बी.डी. पांडे को कहा जाता है। और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की बात आएगी, अगर तुमसे पूछा जाएगा कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता या गुरु परंपरा के लिए भी जाना जाता है, तो वो कौन सा अधिवेशन है? हमारा तीसरा अधिवेशन है। क्लियर हो गया था। अब बढ़ते हैं चौथे अधिवेशन में। देखो चौथा अधिवेशन हुआ था हमारा 21 से 23 दिसंबर 1920। ये कब हुआ था हमारा? 21 से 23 दिसंबर 1920 में हुआ था और ये काशीपुर में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी हरगोविंद पंत के द्वारा। अब यहाँ पे क्या कार्य किया गया, ये इंपोर्टेंट कार्य है। आपसे पूछा जाएगा बेगार प्रथा और जंगलात प्रथा को सत्याग्रह के द्वारा समाप्त करने का प्रस्ताव कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो याद रखिएगा चौथे अधिवेशन में बेगार प्रथा और जंगलात प्रथा को सत्याग्रह के द्वारा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब क्या करना है, देखो 1917 से 1920 तक कुमाऊं परिषद के लगातार अधिवेशन हुए। अब 1920 में 3 साल का गैप आ जाएगा। 3 साल का गैप आएगा कहने का अर्थ ये है कि जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन 1920 के बाद होगा वो होगा हमारा 1923 में। तो पांचवा जो अधिवेशन हुआ है कब हुआ हमारा? 1923 में। और 1923 में ये जो अधिवेशन हुआ था टनकपुर में हुआ था। टनकपुर हमारा चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बी.डी. पांडे के द्वारा की गई थी। और जो कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था यानी कि छठा अधिवेशन वो हुआ था 1926 में। ये गुनियातोली नाम की एक जगह पड़ती है रानीखेत में और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो यहाँ पे आपके कुमाऊं परिषद के अधिवेशन समाप्त हो जाते हैं। आपको इनको नोट करना है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है और किस किस अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, जी.बी. पंत की गिरफ्तारी के बाद कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी.बी. पंत की गिरफ्तारी के बाद कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा है हमारा प्रताप सिंह नेगी, तीसरा है हमारा इंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है हरगोविंद पंत। तो देखिए पहले थोड़ा बहुत सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो उत्तर है पहले मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है हमारा सी, इंद्र सिंह। देखो अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखो गांधी जी ने डांडी मार्च करा था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू करी थी, इसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। गांधी जी ने ये जो यात्रा शुरू की हुई है ये साबरमती आश्रम से शुरू की थी, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। अब आपसे पूछा जाएगा डांडी कहाँ पड़ता है? डांडी गुजरात के नौसारी जनपद में स्थित है। और ये जो यात्रा थी कुल मिलाकर के 24 मील की पद यात्रा की थी गांधी जी ने। यहाँ पे इन्होंने क्या नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया इतना? तो देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू करी और 6 अप्रैल को गांधी जी ने डांडी में जाकर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। और याद रखना इसी 6 अप्रैल की डेट से संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा शुरू हो गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि डांडी मार्च में उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था। पहले थे हमारे ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे भैरवदत्त जोशी और तीसरे हमारे गोरखा वीर खड़ग बहादुर शामिल थे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से 78 लोगों में से यानी कि 78 लोगों में से 3 लोग गांधी जी के साथ डांडी यात्रा या डांडी मार्च में सम्मिलित हुए थे। कौन कौन थे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पे देखो 6 अप्रैल को जैसे ही गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा तो उस दिन संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि उत्तराखंड में जो इस आंदोलन का उत्तरदायित्व दिया गया था वो कुमाऊं में दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। वो कुमाऊं में किसको दिया गया था? गोविंद बल्लभ पंत को। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, और गढ़वाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था प्रताप सिंह नेगी ने। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि इस आंदोलन के दौरान 6 मई 1930 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 6 मई 1930 को जीबी पंत को गिरफ्तार कर दिया जाता है। और जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे हमारे इंद्र सिंह, और ये नेतृत्व करते हैं हमारे नैनीताल से। क्लियर हो गया। देखो मैंने आपसे कहा कि मैं हर प्रश्न के नीचे एक नोट छोड़ रहा हूँ, वो नोट छोड़ने का कारण क्या है कि आप उस नोट को अपनी कॉपी में लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कहा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी हमारा नौसारी जिले गुजरात में पड़ता है तक पदयात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को ये अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 मील की यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर ने भाग लिया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाया और इसी दिन से संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। कुमाऊं में इस आंदोलन का नेतृत्व जीबी पंत और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी द्वारा किया गया है। 6 मई 1930 को जीबी पंत को गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके बाद नैनीताल से इंद्र सिंह ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली या इसका नेतृत्व किया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, नमक सत्याग्रह के दौरान श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया गया था और उस समय श्रीदेव सुमन की जो आयु थी वो मात्र 14 वर्ष की थी और इन्हें 15 दिनों के लिए जेल सजा सुनाई गई थी। क्लियर हो गया इतना। ये बार बार रिपीट करने का अर्थ ये है कि आपके जहन में बैठ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? देखो प्रयाग होते क्या है, जहां पे 2 नदियों का संगम होता है उस स्थान को कहा जाता है प्रयाग। जहां पे 2 नदियों का संगम होता है उस स्थान को कहा जाता है प्रयाग। और उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी प्रयाग हैं पंच प्रयाग, वो सारे के सारे हमारे अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ बनाए गए। यानी कि जब भी पंच प्रयागों की बात आएगी वहां पे अलकनंदा नदी हमारी होगी ही होगी। यानी कि पंच प्रयाग उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं जिनको पंच प्रयागों के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें, रुद्रप्रयाग, सोन प्रयाग, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अगर अब मैं बात करूं इसकी तो याद रखिएगा ये जो सोन प्रयाग है ये पंच प्रयागों के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो पंच प्रयाग है वो अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये जो सोन प्रयाग पड़ता है ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद पर है और ये सोन गंगा या वासुकी गंगा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सोन प्रयाग हमारा सोन गंगा को वासुकी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि वासुकी ताल से निकलती है और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो सोन प्रयाग हमारा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पंच प्रयागों का क्रम है जो यहाँ पे नोट में ये लिखा गया है, ये पंच प्रयागों का क्रम है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा प्रयाग स्थित है? ऊंचाई के आधार पर देखो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो पहला प्रयाग आता है हमारा वो है विष्णु प्रयाग। यानी कि पंच प्रयागों में जो पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग पड़ता है हमारा चमोली जनपद में। विष्णु प्रयाग कहाँ पड़ता है? हमारा चमोली जनपद में। विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और पश्चिमी धौली। अलकनंदा और पश्चिमी धौली के संगम पर विष्णु प्रयाग है। दूसरा जो प्रयाग पड़ता है हमारा वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पड़ता है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर और ये भी हमारा चमोली जनपद पर स्थित है। तीसरा प्रयाग पड़ता है हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है और ये अलकनंदा और पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग हमारे चमोली जनपद में पड़ेंगे। इसके बाद जो चौथा प्रयाग आता है वो आता है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पड़ता है और रुद्रप्रयाग स्वयं में एक क्या अपना जनपद है। तो 3 प्रयाग हमारे कहाँ पड़ रहे हैं? चमोली में पड़ रहे हैं। एक प्रयाग हमारा कहाँ पड़ेगा? रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ेगा। और जो 5वां और अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग, ये टिहरी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? हमारा टिहरी में। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी का क्या होता है? हमारा संगम होता है। यानी कि देव प्रयाग अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और याद रखिएगा देखो गौमुख से लेकर के देव प्रयाग तक गंगा भगीरथी के नाम से ही आती है
और जैसे ही यहाँ पे अलकनंदा का संगम होगा तो देवप्रयाग से लेकर के हरिद्वार तक गंगा का नाम क्या पड़ता है हमारा गंगा, यानी कि देवप्रयाग से ही गंगा नदी गंगा कहलाती है। और ये स्थान हमारा कहाँ पड़ेगा, टिहरी में। यहाँ पे देखिए सोनप्रयाग में मंदाकिनी और वासुकी गंगा यानी कि सोन गंगा का संगम होता है, यह रुद्रप्रयाग में। ये कहाँ है हमारा, रुद्रप्रयाग में। देखो रुद्रप्रयाग में एक और प्रयाग पड़ता है जिसे सूर्य प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि सूर्य प्रयाग किस जनपद में स्थित है, तो सूर्य प्रयाग हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। और याद रखिएगा ये मंदाकिनी और लस्तर नदी के तट पर के संगम पर है। सूर्यप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, मंदाकिनी और लस्तर नदियां। अब आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे परियोजना में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है। देखो नमामि गंगे परियोजना में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं है, यमुना, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो याद रखिएगा नमामि गंगे परियोजना में 4 नदियों को शामिल किया गया है, भगीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। मैं फिर से बता रहा हूँ, नमामि गंगे योजना में 4 नदियों को सम्मिलित किया गया है, भगीरथी नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यमुना नदी को शामिल नहीं किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत करी गई है वो करी गई है हमारी 7 जुलाई 2016 को। कब करी गई है, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई है। और याद रखना इसकी शुरुआत की गई थी हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से। इसकी शुरुआत कहाँ से करी गई थी, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से इसकी क्या करी गई है, हमारी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इस योजना में भगीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। यानी कि इन 4 नदियों के अलावा नमामि गंगे परियोजना में कोई अन्य नदी हमारी शामिल नहीं है। दूसरा देखो गंगा से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने नोट के अंतर्गत लिखी गई हैं जो उत्तराखंड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो गंगा एक्शन प्लान। देखो गंगा एक्शन जो प्लान शुरू हुआ था ये राजीव गांधी द्वारा वाराणसी से शुरू किया गया था 14 जून 1985 को। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई है, 14 जून 1985 को हुई है। और कहाँ से शुरू हुई है, हमारी वाराणसी से शुरू हुई है। इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्राधिकरण बनाया गया जिसको कहा गया राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन ट्रिब्यूनल। तो देखो नेशनल गंगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रखा है, ये रिवर है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की गई है वो करी गई है 2008 में। वो कब करी गई है, 2008 में। इसकी स्थापना क्यों की गई है, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु। अब यहाँ पे देखो स्वच्छ गंगा मिशन। स्वच्छ गंगा मिशन देखो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के द्वारा ही की बैठक में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई है। देखो 2008 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। 2008 में जब इसकी बैठक हुई तो स्वच्छ गंगा मिशन की बात कही गई थी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में। तो स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत की गई है वो करी गई है 2009 में। और याद रखना इसका उद्देश्य क्या था स्वच्छ गंगा मिशन का, कि 2020 तक गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराना था। इसका जो उद्देश्य था वो था 2020 तक गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराना। इसके बाद आता हमारा स्पर्श गंगा अभियान। देखो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत करी गई है वो करी गई है 17 दिसंबर 2009 को। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई है, 17 दिसंबर 2009 को करी गई है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 स्टूडेंट व अन्य द्वारा मुनि की रेती से इसकी क्या करी गई है, शुरुआत की गई है। फिर से बता रहा हूँ स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत मुनि की रेती ऋषिकेश से की गई है। कब की गई है, 17 दिसंबर 2009 को की गई है। और इसीलिए 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, हमारा गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। लाखामंडल देहरादून, लाखामंडल हमारा कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। लाखामंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखो ऑप्शन पहला है हमारा यमुना व अमलावा नदी, दूसरा है हमारा
यमुना व रिखवाड़ नदी, तीसरा है हमारा लधिया व राठिया नदी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो लाखा मंडल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। लाखा मंडल हमारा देहरादून में पड़ता है, और याद रखिएगा ये जो लाखा मंडल है इसका उत्तर है हमारा बी। इसका उत्तर क्या है हमारा बी। ये जो लाखा मंडल है ये हमारा यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर पड़ता है। अच्छा, इसका जो पहला ऑप्शन है वो देखिएगा, यमुना व अमलावा नदी। ये जो यमुना व अमलावा नदी के संगम पर जो स्थित नगर है वो है हमारा कालसी। वो कौन सा नगर है हमारा? कालसी। कालसी का भी अपना महत्व है, वहाँ से अशोक के क्या मिले हुए? शिलालेख प्राप्त हुए। इसका तीसरा ऑप्शन देखिएगा, लाधिया व राठिया। लाधिया व राठिया नदियों के संगम पर पड़ता है हमारा मीठा रीठा साहिब। तो मीठा रीठा साहिब कहाँ पड़ेगा हमारा? लाधिया व राठिया नदी के संगम पर पड़ेगा, चंपावत में। ठीक है, तो याद रखिएगा लाखा मंडल हमारा कहाँ पड़े, किन नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अब मैं थोड़ा लाखा मंडल के बारे में जानकारी दे दूं। देखो यदुवंशियों की जानकारी मिलती है लाखा मंडल के प्रशस्ति शिलालेख से। ये जो प्रशस्ति शिलालेख था ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। ये किसका शिलालेख है हमारा? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। अगर मैं बात करूं लाखा मंडल की, तो याद रखिएगा यहाँ पे इस शिलालेख में ये जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है इसमें सिंहपुर के यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? सिंहपुर के यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेख हैं, और इसी अभिलेख में जो यदुओं की, यानी कि ये जो यमुना प्रदेश में यदु रहते थे उस समय, या यमुना प्रदेश में जिन यदुओं का शासन था, जो उसकी राजधानी बताई गई है वो बताई गई है सिंहपुर। कहाँ बताई गई है? सिंहपुर। अब मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी सुना देता हूँ, जल्दी सुना देता हूँ। देखो होता क्या है कि ईश्वरा, राजकुमारी जो ईश्वरा होता है उसके पति का नाम होता है हमारा चंद्रगुप्त। उसके पति का नाम क्या होता है? चंद्रगुप्त। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और रानी ईश्वरा ने ऐसा सुना होता है कि ये जो जौनसार भाबर क्षेत्र है, यानी कि ये जो देहरादून वाला जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में जादू टोना होता है और यहाँ पे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया जाता है। तो इसी के चलते वो यहाँ आई थी, और यहाँ पे उसने एक शिव मंदिर का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, और अपनी पति की स्मृति में ही उसने ये अभिलेख खुदवाया था। अब मैं बात करता हूँ लाखा मंडल का। लाखा मंडल से एक और प्रश्न तुम्हारा बनेगा, तुमसे पूछा जाएगा कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो याद रखिएगा लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है हमारा? मढ़। लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मढ़। अब यहीं पे देखो लाखा मंडल से एक और अन्य अभिलेख मिला है जिसे कहा जाता है लाखा मंडल का खंडित शिलालेख। अब ये जो लाखा मंडल का खंडित शिलालेख है ये किस वंश की जानकारी देता है? ये छागलेश वंश की जानकारी देता है, और ये प्रश्न यूके त्रिपल एससी द्वारा पूछा जा चुका है। देखो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख में छागलेश वंश की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। देखो ऐसा माना जाता है कि 5वीं ईसा पूर्व के आसपास ये जो यमुना प्रदेश है यहाँ पे छागलेश राजवंश के राजाओं का क्या हुआ करता था? हमारा शासन हुआ करता था। तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। लाखा मंडल प्रशस्ति लेख कहा जाता है उसे, और जो छागलेश वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से प्राप्त होती है। देखो लदिया व राठिया के संगम पर मीठा रीठा साहिब है, और कालसी कहाँ पड़ती है? हमारी देहरादून। ये यमुना व अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, मंगलाचू ताल किस जनपद में? देखो ये जो मंगलाचू ताल है ये उत्तरकाशी जनपद में है, और इस ताल की विशेषता क्या मानी जाती है? इस ताल की विशेषता ये मानी जाती है कि अगर इस ताल के समीप जाकर के अगर आप तालियां बजाओगे तो इसमें से बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मंगलाचू ताल हमारी कहाँ पड़ेगी? उत्तरकाशी में पड़ेगी। अगर हम उत्तरकाशी के अन्य तालों के बारे में बात करें तो देखो नचिकेता ताल, ब्राह्मी ताल, संसारा ताल, सर ताल, फाचकंडी ताल, डोडी ताल, ये सारी की सारी तालें हमारी उत्तरकाशी जनपद में पड़ेंगी। देखो इसमें से डोडी ताल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल 6 कोने वाली ताल है, और ये ड्राउट मछलियों के लिए जानी जाती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखना भगीरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है असी गंगा। जिसे क्या कहा जाता है? असी गंगा। और इस असी गंगा का जो उद्गम होता है वो डोडी ताल से होता है, और डोडी ताल का एक अन्य नाम क्या मिलता है? हमारा गणेश ताल। इतना क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो 7वां जो प्रश्न है वो है सेलकू उत्सव किस घाटी का उत्सव है?
तो याद रखिएगा ये जो सेलकू उत्सव मनाया जाता है यह मुख्य रूप से उत्तरकाशी के मुखवा, झाला आदि गांवों में मनाया जाता है। ये जो सेलकू उत्सव मनाया जाता है ये उत्तरकाशी के मुखवा, झाला आदि गांवों में मनाया जाता है। और उत्तरकाशी में सबको पता है कि कौन सी नदी बहती है, भगीरथी नदी बहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, भगीरथी घाटी। तो सेलकू उत्सव याद रखना भगीरथी घाटी का एक प्रसिद्ध उत्सव है। अगर आपसे पूछा जाएगा सेलकू उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है तो उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। देखो सेलकू उत्सव भगीरथी घाटी का प्रमुख उत्सव है। यह उत्तरकाशी के मुखवा आदि गांवों में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो उत्तरकाशी में कुछ और मेले या उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे हारदूज का मेला, वारुणी पंचकोसी यात्रा, अठौड़ मेला, समेश्वर मेला, गेंदवा मेला, बाड़ाहाट का मेला और माघ मेला उत्तरकाशी के प्रमुख मेले हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखो 8वां प्रश्न है नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं। देखो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स के अंतर्गत कुल मिलाकर के हमारे कितने हिमनद आते हैं, हिमनद यानी कि ग्लेशियर 7 हिमनद आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं, 7 हिमनद आते हैं। यानी कि 7 ग्लेशियर्स को मिलाकर के नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बारतोली, दूसरा है हमारा रमानी, तीसरा है नंदकाना, चौथा है हमारा नंदा देवी उत्तरी, पांचवा है हमारा नंदा देवी दक्षिणी, छठा है हमारा त्रिशूल और सातवां है हमारा कुरुनुल तोली। सातवां कौन सा हमारा, कुरुनुल तोली। तो याद रखेगा बारतोली, रमानी, नंदकाना, नंदा देवी उत्तरी, नंदा देवी दक्षिणी, त्रिशूल और कुरुनुल तोली, ये 7 ग्लेशियर हमारे नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये करंट अफेयर का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जैव विविधता को दर्शाने के लिए राज्य का पहला आर्बोरेटम यानी कि वनस्पति संग्रह कहाँ स्थापित किया गया है। देखो 3 फरवरी 2021 में ये स्थापित किया गया था हमारा जोलीकोट में। ये कहाँ स्थापित किया गया था हमारा, जोलीकोट में। तो जोलीकोट हमारी कहाँ पड़ती है, नैनीताल में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, नैनीताल। अब यहाँ पे देखो वन विभाग ने जोलीकोट कहाँ पड़ेगी हमारी, नैनीताल। जोलीकोट में शिवालिक की जैव विविधता को दर्शाते हुए राज्य का पहला वनस्पति संग्रह यानी कि आर्बोरेटम 3 फरवरी 2021 में स्थापित किया है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये राज्य का पहला वनस्पति संग्रह है। राज्य का पहला वनस्पति संग्रह किस जनपद में स्थापित किया गया पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नैनीताल में स्थापित किया गया है। और जगह का पर्टिकुलर अगर जगह का नाम आएगा तो जोलीकोट में स्थापित किया गया है। और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित किया गया हमारा, ये 3 फरवरी 2021 को स्थापित किया गया है। देखो जो इसका उद्घाटन किया गया था, मैंने नोट के अंतर्गत लिखा नहीं है, ये पर्यावरणविद है हमारे अजय रावत, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। ये देखो ये जो जोलीकोट में जो ये वनस्पति संग्रह बनाया गया है, ये कुल मिलाकर के 3 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें 200 से अधिक वनस्पतियों का संग्रह किया गया है। कितनी वनस्पतियों का संग्रह किया गया है, 200 से अधिक वनस्पतियों का संग्रह किया गया है। इस प्रश्न का एक एक पॉइंट क्या हमारा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें तेज पत्ता, बुरांश, तिमुल, मालू, भिंगारू आदि प्रजातियों को संरक्षित भी किया गया है। क्लियर हो गया। और आज का लास्ट प्रश्न है पंचाचूली पर्वत किन नदियों के मध्य स्थित है। पंचाचूली पर्वत कहाँ पड़ता है हमारा, पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन की देखो, पश्चिमी धौली व गौरी गंगा, पूर्वी धौली व गौरी गंगा, पिंडर व काली नदी, नंदाकनी व काली गंगा। तो याद रखिएगा ये जो पंचाचूली पर्वत पड़ता है ये पड़ता है हमारा पश्चिमी धौली और गौरी गंगा के मध्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो ये देखिए ये 10-10 प्रश्न जरूर हैं, लेकिन ये जो 10 प्रश्न हैं जो इनकी व्याख्या करी जा रही है या जो मैंने हर प्रश्न के नीचे नोट लिखा हुआ है उससे आपको एक अच्छा खासा डेटा मिल जा रहा है। तो उन नोटों को कॉपी में लिखिएगा, उसे नोट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर मैं मान लो आपको 25-30 प्रश्न दे दूं और खाली ऑप्शन में टिक कराते रहूं तो वो भी सही नहीं है, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये तरीका अच्छा है, हम इसमें 10-10 प्रश्न करके ही बढ़ते रहेंगे।
और आपको क्या करना है, नोट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और ये प्रश्न एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, तो इसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।